जहां दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको हैवी टैक्स देना पड़ेगा, वहां ईएलएसएस की मदद से आप टैक्स बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये और किसी टैक्स सेविंग ऑप्शंस से सबसे अच्छे रिटर्न्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है ईएलएसएस फंड, क्या है इनके फायदे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इनके नुकसान, और क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे ढूंढें अपने लिए बेस्ट ईएलएसएस फंड, आइए जानते हैं। तो ईएलएसएस फंड यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही हैं जिसका मेजर पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी मतलब कंपनी के शेयर्स, यानी फंड मैनेजर मार्केट की रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स चूज करता है जिनका फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है, जिससे आपको फायदा होता है। तो चलिए जानते हैं इनके प्रोस के बारे में। नंबर 1 इज टैक्स बेनिफिट्स। ईएलएसएस फंड सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स अगर 1 साल के अंदर 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस में करते हैं तो उस 1.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी कारण इन्हें टैक्स सेवर फंड्स भी कहते हैं। सेकंड इज इक्विटी एक्सपोजर। ये फंड्स मेनली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग ऑप्शंस लाइक पीपीएफ, एनएससी या एनपीएस के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म में आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। थर्ड इज लॉक इन पीरियड। ईएलएसएस फंड का लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है, जो कि दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि एनपीएस में लॉक इन है टिल योर रिटायरमेंट एज और एज 60, तो एनएससी में है 5 साल का, वहीं पीपीएफ में है 15 साल का। फोर्थ इज एसआईपी ऑप्शन। इन्वेस्टर्स एसआईपी के जरिए भी ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे डिसिप्लिन्ड और रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हालांकि अगर आप चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेल्थ क्रिएशन। इक्विटी में एक्सपोजर होने के कारण ईएलएसएस लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि ईएलएसएस में आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डबल डिजिट में रहते हैं, यानी आपका पैसा तेजी से कंपाउंड होता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस बनाने में मदद होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ग्रोथ या डिविडेंड ऑप्शन चुनने की फैसिलिटी मिलती है, यानी कुछ फंड्स डिविडेंड भी देते हैं, पर ग्रोथ प्लान में वही डिविडेंड फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बाकी आप फ्यूचर में एसटीपी और एसडब्ल्यू करके इनसे एक रेगुलर इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। और अगर आप एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, साथ ही लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ईएलएसएस अपनी परफॉर्मेंस और होल्डिंग्स के रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, यानी आप अपने फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और उस हिसाब से कंटिन्यू या एग्जिट लेने का डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप ये नहीं जानते कि वो कौन से पॉइंट है जब आपको अपने फंड बेच देना चाहिए, तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन। ये फंड्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे सेक्टर और मार्केट कैप के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो ये तो रहे सारे एडवांटेजेस। आइए देख लेते हैं इन फंड्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो नंबर 1 इज मार्केट रिस्क। क्योंकि इन फंड्स की मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में होती है, इसलिए ये मार्केट फ्लक्चुएशन के रिस्क को फेस करते हैं और डेट बेस्ड टैक्स सेविंग ऑप्शंस के कंपैरिजन में बहुत रिस्की होते हैं। सेकंड इज लॉक इन पीरियड। 3 साल का लॉक इन पीरियड भले ही कुछ ऑप्शन से कम है, बट स्टिल ये लिक्विडिटी को लिमिट तो करता ही है, जिससे इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में अपने फंड्स को रिडीम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट अपने इन्वेस्टेड डेट से 3 साल तक के लिए लॉक हो जाती है, यानी जो इंस्टॉलमेंट आप इस महीने देंगे वो ठीक 3 साल बाद ही आप रिडीम कर पाएंगे, और ऐसा हर इंस्टॉलमेंट के साथ होगा। थर्ड इज वोलेटिलिटी। नो डाउट इक्विटी मार्केट बहुत वोलेटाइल होते हैं, जिसका असर आपको ईएलएसएस फंड्स की एनएवी पे दिखेगा, और ये भी एक रीजन है कि क्यों ईएलएसएस फंड्स में लमसम इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। फोर्थ इज अंडर परफॉर्मेंस। ईएलएसएस फंड्स अपने बेंचमार्क या अदर इक्विटी फंड्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए आपको अपना फंड चूज करने से पहले थॉरो रिसर्च करनी होगी। और अगर आप ये नहीं जानते कि वो कौन से मेजर पॉइंट है जिन्हें ध्यान देना चाहिए एक फंड सेलेक्ट करने से पहले, तो हमारे ये वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिमिटेड टैक्स बेनिफिट्स। सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक की ही मिलती है, यानी आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसपे आपको टैक्स नहीं देना होगा, जो कई बार हाई इनकम इंडिविजुअल्स के लिए सफिशिएंट नहीं होता। नेक्स्ट इज नो गारंटीड रिटर्न्स। ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग ऑप्शंस जैसे पीपीएफ, एनएससी के मुकाबले ईएलएसएस फंड्स फिक्स्ड रिटर्न गारंटीड नहीं करता। एक्चुअली कोई भी इक्विटी स्कीम आपको गारंटीड रिटर्न्स नहीं दे सकती। आप और हम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख के एक गेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में रिटर्न कैसे मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंस रेशियो। ईएलएसएस फंड का एक्सपेंस रेशियो दूसरे टैक्स सेविंग ऑप्शंस के मुकाबले ज्यादा होता है, जो ओवरऑल रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है। जिन्हें एक्सपेंस रेशियो नहीं पता, तो ये वो फीस है जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करते हैं आपका फंड मैनेज करने के लिए। एक पॉइंट और बता दें कि ये एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है रेगुलर प्लान में कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। तो अगर आप खुद फंड चूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान चूज करें, अपने रिटर्न्स को बढ़ाएं। डिटेल में जानने के लिए ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने इन दोनों ही प्लान को डिटेल में डिस्कस किया है। और अब बारी आती है एफएक्यू की। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है जो इन एफएक्यूज में कवर ना हो पाए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस के थ्रू या डेडिकेटेड शॉर्ट में उसे कवर कर लेंगे। सो द फर्स्ट क्वेरी इज, कैन आई स्किप एसआईपी इंस्टॉलमेंट इन ईएलएसएस फंड?
तो आप चाहें तो SIP इंस्टॉलमेंट को स्किप कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं, पर जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर चुके हैं वो लॉक इन पीरियड यानी अगले 3 साल तक के लिए आप नहीं निकाल सकते। सेकंड इज व्हाट इज द मिनिमम SIP और लमसम अमाउंट इन ELSS फंड्स। तो हालांकि हर AMC का डिफरेंट अमाउंट हो सकता है, पर जनरली लमसम अमाउंट 500 to 1000 रहता है और SIP की शुरुआत 500 रुपए से हो सकती है। नेक्स्ट इसकी क्या ELSS लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं? तो हाँ बिल्कुल, इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं और लॉन्ग टर्म में आपकी लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ दे आर टैक्स्ड। तो ELSS फंड में LTCG टैक्स लगता है जो कि होता है 10%, पर ये टैक्स भी आप पे तब लगेगा जब इन्वेस्टमेंट से होने वाला प्रॉफिट 1 लाख रुपए सालाने से ज्यादा हो, यानी 1 लाख के ऊपर जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे उस पे 10% का टैक्स लगेगा। तो अगर प्रॉफिट 1 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट इज कैन आई अवेल लोन अगेंस्ट माई ELSS इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल, अगर आप किसी इमरजेंसी में लोन लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड को एज कोलेटरल यूज कर सकते हैं और उस लोन पे आपको इंटरेस्ट भी पर्सनल लोन से कम ही देना पड़ेगा और साथ ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, हाउ टू इन्वेस्ट इन ELSS फंड। सो वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज थ्रू योर डीमैट ब्रोकर जो म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर करता हो, लाइक ग्रो, अपस्टॉक, धन एटसेट्रा। बाकी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी ये फंड खरीद सकते हैं या AMC की ऑफिशियल साइट से भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैन आई इन्वेस्ट मोर देन 1.5 लाख। तो हाँ बिल्कुल, आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर 1.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच रिटर्न कैन वी एक्सपेक्ट। तो लॉन्ग टर्म में इन फंड्स ने 15% तक का रिटर्न दिया है, तो पेसिमिस्टिकली आफ्टर टैक्स आप 13 से 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको एक अच्छा ELSS फंड ढूंढना आना चाहिए, जिसमें हमारी ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हमने अलग अलग 5 ELSS फंड को 20+ मैट्रिक्स पे कंपेयर किया है, ताकि आप ये जान पाए कि एक अच्छा फंड कैसे ढूंढते हैं। आइए ढूंढते हैं आपके लिए एक अच्छा ELSS फंड।